हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 7 अक्टूबर 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। लेकिन आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, करियर्स क्लाउड को, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें। जैसे ही लॉगिन करोगे, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है, लेकिन 90 से 95% तक वो करंट अफेयर कवर हो जाएगा जो आपके एग्जाम में आपको मिलेगा। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। लेकिन ये करंट अफेयर आपको किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा? आपको मिलेगा डेली सेक्शन, उसमें आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल करंट अफेयर्स का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट का, और एक होगा क्विज, जो कि आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली करंट अफेयर होगा, सेम होगा, 3 चीजें मिलेंगी वीकली बेसिस पे, मतलब हर हफ्ते का डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे हर हफ्ते। मंथली सेक्शन होगा, मंथली में भी आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी, डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, बेस्ट 100 करंट अफेयर, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ, मतलब 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको क्या कर सको, रिवाइज कर सको अपने एग्जाम से पहले। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए हम आपको दे रहे हैं 20 अलग अलग तरह के टॉपिक वाइज पीडीएफ। मतलब अगर आप एक टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होंगी वो आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगी। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको 3 चीजें दी जाएंगी, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। ये तीनों चीजें सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगी, लेकिन जो क्विज अटेम्प्ट करना है, आपने अपने आप को चेक करना है, वह मंथली बेसिस पे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको जल्दी जल्दी में रिवाइज करने के लिए अपने एग्जाम से पहले आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा, इसमें आपको क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो एग्जामिनर यहां से बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो हम हर स्टेट का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, इवन हम हर यूनियन टेरिटरी का भी करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों के लिए आपको कोई अलग अलग पैसे नहीं देने, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें सबसे पहले करियर्स क्लाउड को, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लॉगिन कर लें ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। और मेरे कहने से यार एक बार चेक जरूर कर लो, क्योंकि प्राइस बहुत ही कम है इसका। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं और जस्ट अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2 साल की बाय करें, क्योंकि ये साल तो यार खत्म होने वाला है। 3 महीने जो है वो आपके पास रह चुके हैं, तो आप 3 महीने के करंट अफेयर, मतलब आपको पूरा 2021 का करंट अफेयर मिलेगा, लेकिन 2022 का नहीं मिलेगा अगर आप आज भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसका मतलब आपको बेनिफिट जो है वो 2 साल के अंदर है, क्योंकि प्राइस बहुत ही कम है दोनों का, और 1 साल और 2 साल में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है प्राइस का। और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है, इस नंबर और इस ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 7 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर। और सारे बच्चों को कहना चाहूंगा कि यार लाइक जरूर कर दें, जितने भी देख रहे हैं लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड को, एटलीस्ट एक फ्रेंड को तो शेयर कर सकते हैं आप लोग, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, फ्री आप अगला क्वेश्चन देखोगे। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, और इसमें आपका 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना अगर आप ये काम कर देते हो तो। पहला क्वेश्चन क्या है कि नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के अंदर 2021 में किसने जीता? देखो यार, हम फिजिक्स का कवर कर चुके हैं, हम मेडिसिन का कवर कर चुके हैं, लेकिन आज जो है वो केमिस्ट्री का कवर कर रहे हैं, कल पीस का कवर करेंगे। तो हर रोज जो है वो एक अनाउंस किया जाता है, तो हम भी उसी हिसाब से कवर कर रहे हैं, और इसकी एक अलग से वीडियो भी बनेगी, तो मैं आपको सारे अलग से नोबेल प्राइज भी करवा दूंगा, और किस तरह से याद रखने वो भी बता दूंगा। तो नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के अंदर दोस्तों 2 बंदों को मिला है, और एक तो मिला है बेंजामिन लिस्ट, जो कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और एक है डेविड WC मैकमिलन, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, मतलब ब्रिटिश केमिस्ट हैं, और ये जर्मन केमिस्ट हैं बेंजामिन लिस्ट। तो आंसर क्या होगा? बोथ A एंड C। अब क्वेश्चन ये है कि इनको किस काम के लिए जो है ये अवार्ड मिला है? इन्होंने दोस्तों कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, क्या बनाए हैं? कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि कैटलिस्ट की तरह यूज किए जाएंगे। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में हम कैटलिस्ट को यूज करते हैं ताकि वो रिएक्शन जो है वो तेज हो जाए, उसमें स्पीड जो है वो बढ़ जाए रिएक्शन की। तो उसको तेज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैटलिस्ट। आज तक हमारे पास जो है वो अभी तक सिर्फ 2 ही तरह के कैटलिस्ट होते हैं, या तो हम मेटल यूज करते हैं या फिर हम एंजाइम यूज करते हैं, 2 ही यूज करते हैं। तो तीसरा अब हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ गया है, जो कि इस रिएक्शन को क्या करेगा? फास्ट कर सकता है। और इन दोनों को नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के अंदर दिया गया, और इसके अंदर एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, और 10 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर जो है वो दिए जाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के हिसाब से देखोगे तो 8.5 करोड़ रुपए जो है इनको मिलेगा, जो कि ये दोनों इक्वली जो है वो आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे।
तो याद रखना है ये स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो किसका काम करेंगे, कैटालाइसिस मतलब कैटलिस्ट का काम करेंगे, जिससे रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। अभी तक हमारे पास दो ही थे, मेटल थे और एंजाइम्स थे। अभी तीसरा हमारे पास क्या आ गया है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी आ गए हैं जो रिएक्शन को तेज कर सकते हैं, मतलब उसको एज ए कैटलिस्ट यूज किया जा सकता है। आप दोनों का चेहरा यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो बेंजामिन लिस्ट जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से, और डेविड WC मैकमिलन ये बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से। इनको मिला है केमिस्ट्री के अंदर, और इसका मतलब इन्होंने एक ऐसा नया मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन तैयार किया है जिसको नाम दिया गया असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालाइसिस। और हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्शन को क्या कर देंगे, तेज कर देंगे। लेकिन एक नाम आप यहाँ पे और देख रहे हो, जॉर्जियो पेरिसी। इनके साथ आपने दो नाम और याद रखने हैं। एक याद रखना है स्यूकुरो, स्यूकुरो स्यूकुरो पूरा नाम है स्यूकुरो मनाब, प्रोफेसर स्यूकुरो मनाब। ये कौन सी कंट्री से हैं, जापान से हैं। और एक आपने नाम याद रखना है क्लॉज हेसलमैन। इन तीनों को दोस्तों नोबेल प्राइज मिला है 2021 का फिजिक्स के अंदर। तो याद रखना है, जो बी ऑप्शन आप यहां पे देख रहे हो उनके साथ दो नाम और ऐड करके हम फिजिक्स का नोबेल प्राइज बना रहे हैं। और तीनों साइंटिस्ट को इसलिए नोबेल प्राइज मिल रहा है क्योंकि उन्होंने फिजिकल सिस्टम, जो कि बड़ा ही गुंजलदार सिस्टम है, बड़ा ही कम्प्लेक्स सिस्टम है, उसको समझने में हेल्प की है। तो याद रखना है, हमने कल ही इस क्वेश्चन को कवर किया। आराम से आप जो है वो नोबेल प्राइज पढ़ोगे, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। एक बार पूरे हो जाने दो नोबेल प्राइज, फिर हम इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको याद हो जाए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द 2021 UNHRC, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, नैन्सन रेफ्यूजी अवार्ड। तो नैन्सन रेफ्यूजी अवार्ड जो है वो रीजनल तौर से, लाइक अफ्रीका में, एशिया में, तो बहुत सी अलग अलग लोगों को मिला है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को मिला, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन आपने इसमें याद रखनी है जो वर्ल्ड वाइड सिलेक्ट की गई है नैन्सन रेफ्यूजी अवार्ड के लिए, और वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, जील अल्बानिया एड ऑर्गेनाइजेशन। इसको ऑर्गेनाइजेशन को एक और भी नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं जाहद ऑर्गेनाइजेशन। जाहद का मतलब है, जे का मतलब है जील, ए का मतलब है अल्बाना, एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, जो लोगों की हेल्प करती हैं, जो दूसरी कंट्री से आए हुए लोग हैं, भाग के आए हुए हैं, उनको शरण हमने दी हुई है, तो उनको अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। जील अल्बाना एड ऑर्गेनाइजेशन या जील अल्बानिया एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, यमन कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है, यमन कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके फाउंडर कौन है, अमीन जुबरान। तो याद रखना है, नाम क्या है, अमीन जुबरान। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, इनको ये अवार्ड दिया गया है, इनकी ही ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम जो है वो बेसिकली क्या रहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो लोग इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं, घर से निकाले गए हैं, तो या फिर बाहर से आए हुए हैं किसी कंट्री से, तो उनको नदन एरिया में, नदन यमन में जो है वो उनको अलग अलग चीजें जो है वो प्रोवाइड की हैं ताकि लोगों को किसी तरह से बचाया जा सके। तो इसलिए ये अवार्ड जो है वो इनको दिया गया। और याद रखना है, ये नैन्सन रेफ्यूजी अवार्ड जो है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को दिया जा सकता है जो कि लोगों की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और ये अवार्ड जो है वो 1954 में बनाया गया था। एक बंदा था जिसका नाम था फ्रिट्जॉफ नैन्सन, तो उनके नाम से जो है वो इसको एक नॉर्वे से साइंटिस्ट हैं, तो उनके नाम से इस अवार्ड को जो है वो स्टार्ट किया गया था। और UNHCR के बारे में याद रखना है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, ये 1950 में बनाया गया दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक जरूर करेंगे। अभी के अभी आप पहले प्रेस करो लाइक को, सब्सक्राइब को प्रेस कर दो अगर आपने नहीं किया। अभी जो है वो शेयर भी करोगे एक फ्रेंड को, अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त को आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ये काम आप अभी करोगे फिर ही अगला क्वेश्चन देखोगे। Which company has become the first Airbus operator in the world to start taxi boat services with passengers on board? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये जो है वो एक प्लेन है, तो यहाँ पे वो पार्क किया हुआ है, यहाँ पे खड़ा है वो, लेकिन जो रनवे है वो बहुत दूर है, मतलब यहाँ से इसने अपना जो रनवे है वो स्टार्ट करना है, मतलब यहाँ से ये क्या करेगा, उड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ जाने में जो है वो वक्त भी लगेगा, वक्त तो चलो अलग बात है, लेकिन अब अपना इंजन स्टार्ट करके यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसका मतलब उसमें कार्बन एमिशन भी होगी, फ्यूल भी वेस्ट होगा। तो उसके लिए क्या कर लिया, एक टैक्सी बना दी है। और टैक्सी क्या करेगी, जो प्लेन का ये वाला पहिया होगा
उसको टैक्सी के ऊपर जो है वो बांध लिया जाएगा, मतलब टैक्सी के अंदर जो है वो उसको किसी तरह से जो है वो हम क्लब कर लिया जाएगा और फिर टैक्सी जो है वो इस प्लेन को ऐसे ही लेके चली जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे खड़ा कर देगी, फिर प्लेन यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो कितना ईंधन जो है वो यहाँ से बच गया, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बच गया। और जो ये टैक्सी होगी वो भी ग्रीन टैक्सी है, मतलब इसमें भी जो है वो फ्यूल यूज़ नहीं होता, ये भी इलेक्ट्रिक टैक्सी या आप कह सकते हो सीएनजी बेस पे है, जिसके कारण एनवायरनमेंट खराब नहीं होता। ये है दोस्तों टैक्सी बोट सर्विस। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको टैक्सी बोट सर्विस क्या है, और पहली कंपनी पूरे वर्ल्ड में जिसने इसको स्टार्ट किया है कि पैसेंजर इसके अंदर अगर बैठे भी हुए हैं तब भी जो है वो इस प्लेन को यहाँ से यहाँ रनवे में ले जाएगी, अगर लैंड भी हुआ है तो यहाँ से वापस यहाँ में भी ले आएगी। और ये कंपनी कौन सी है? एयर एशिया इंडिया। तो मेरे ख्याल से आपको टैक्सी बोट तो समझ आ गया है कि एयरक्राफ्ट को इधर उधर लेके जाने के लिए जो है इसका इस तरह से दिखेगा। देखो ये इस टायर को जो है वो बीच में जो है वो अटैच कर लेते हैं, फिर ये टैक्सी जो है वो इस प्लेन को जो है वो आगे ले जाती है और वहां पे खड़ा कर देती है जहां पे इसने जाना होता है, और वहीं से ये क्या करता है, फिर टेक ऑफ करता है या फिर लैंड करता है, तो उसके बाद यहीं पे वापस ले आती है। तो ये टैक्सी बोट सर्विस एयर एशिया ने स्टार्ट की है। याद रखना इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होगी, इन्वायरमेंट साफ होगा और ईंधन की जो है वो भी बचत होगी। तो आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखना है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा पहला पूरे वर्ल्ड का एयरपोर्ट है जिसने ये टैक्सी बोट को स्टार्ट किया था। जिसने ये टैक्सी बोट को स्टार्ट किया था 2019 की न्यूज़ है, 2021 में भी हमने इसको कवर किया था। और ग्रीन टैक्सिंग सोल्यूशन जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट ही ऐसा पहला एयरपोर्ट है जिसने प्रोवाइड किया था। ग्रीन टैक्सिंग का मतलब है जो इसको प्लेन को इधर उधर लेके जाने में यूज किया जाएगा उस व्हीकल के अंदर भी हम या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हैं या फिर हम उसमें सीएनजी वगैरह यूज कर रहे हैं, वो भी एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं कर रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अमर्त्यांजन हेल्थ केयर लिमिटेड, बहुत ने अमर्त्यांजन जो है वो बैक पेन के लिए यूज किया होगा, एक बाम आती है तो शायद आपने वहां से नाम पढ़ा होगा, अमर्त्यांजन हेल्थ केयर लिमिटेड। तो उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो यार 2 ओलंपियन हैं जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, लेकिन यहाँ पे तीनों ओलंपियंस के नाम जो है वो आप देख सकते हो, लेकिन 2 ओलंपियन की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब आंसर तो बोथ बी एंड सी होगा, डी आंसर होगा। तो बजरंग पुनिया है और हमारे पास कौन है? मीराबाई चन्नू। जो मीराबाई चन्नू है वो आप देख सकते हो कि बहुत ही फेमस वेट लिफ्टर हैं। तो उन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो जीता था टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, और बजरंग पुनिया जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए थे रेसलिंग के अंदर। तो आप कह सकते हो अपने आप में जो है वो बहुत ही फेमस प्लेयर्स हैं। तो इन दोनों को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और याद रखना है मीराबाई चन्नू कहाँ से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से बिलोंग करती हैं, और बजरंग पुनिया हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ताकि जो पेन मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स हैं जिससे पेन को कम किया जा सकता है, उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे बजरंग पुनिया और मीराबाई चन्नू। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मीराबाई चन्नू के बारे में एक बात याद रखो कि ये ऐसी दूसरी इंडियन है जिन्होंने मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग के अंदर, जिन्होंने मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग के अंदर, क्योंकि पहली थी कर्नम मल्लेश्वरी। याद रखोगे, कर्नम मल्लेश्वरी, जिन्होंने 1994 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और सेकंड ऐसी वोमेन बन चुकी हैं, याद रखोगे। और दूसरा बजरंग पुनिया, ऐसे एक प्लेयर हैं पूरे इंडिया के अंदर जिन्होंने 3 मेडल जीते थे वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर 3 मेडल जीते हुए हैं, एक ही प्लेयर है हमारे पास, बजरंग पुनिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत एक पोर्ट्रे बना हुआ है यहाँ पे बजरंग पुनिया का। मीराबाई चन्नू आप यहाँ पे देख सकते हो सिल्वर मेडल के साथ, ये आपको ब्रॉन्ज मेडल के साथ दिख रहे हैं। ये टोक्यो ओलंपिक्स की जो है पिक्चर्स हैं। तो इनको जो है वो अमर्त्यांजन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया ताकि उनके जो आप कह सकते हो रोल ऑन्स हैं, उनकी जेल्स हैं जो कि पेन रिलीफ देती हैं, उनके बारे में ये लॉन्च कर सकें अलग अलग इवेंट्स। और यहाँ पे नीरज चोपड़ा भी देख सकते हो, इनको रिसेंटली आरबीआई ने जो है वो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया ताकि जो फ्रॉड्स हो रहे हैं आरबीआई उनको क्या करेगा, लोगों को जागरूक करेगा कि किस तरह से आपने जो है वो अपना सीवीवी नंबर वगैरह जो है वो शेयर नहीं करना। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ई फिश मार्केट एप्लीकेशन नेम्ड फिश वाले। देखो बहुत ही अच्छा नाम रखा गया, फिश वाले। और ये एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई है ताकि फिश से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो ड्राई फिश है, चाहे फिश को बेचना किसी भी बंदे ने, तो इस एप्लीकेशन के ऊपर वो बेच सकता है। तो ये स्टार्ट किया, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया असम की तरफ से ताकि फिशरी सेक्टर को इंप्रूव किया जा सके, जो मत्स्य पालन का जो सेक्टर है उसको इंप्रूव किया जा सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और ये पूरे इंडिया का पहली ऐसी ई फिश मार्केट एप्लीकेशन है, ई फिश मार्केट एप्लीकेशन है। और इसमें आप कह सकते हो फ्रेश वाटर या फ्रोजन फिश, सी वाटर फिश, ड्राई फिश, अचार जो मछली का है, और अलग अलग तरह की मछली की आइटम्स जो हैं वो यहाँ पे बेची जा सकती हैं, जिसका नाम है फिश वाले। और कोई भी पर्सन इसके ऊपर जो है वो अपनी मछली को बेच सकता है। मछली के लिए बीज, मछली की जो खुराक है उसको बेचा जा सकता है। इवन मछली पालन से जुड़े हुई जो एक्वाकल्चर की इंडस्ट्रीज हैं
चाहे उन्होंने मेडिसिन को खरीदना है, एक्वा टैंक्स को खरीदना है, ऑर्नामेंटल फिश को खरीदना है, जो भी इक्विपमेंट्स खरीदने हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसको आगे बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिश वाले, देखो वाले जो है वो हिंदी में लिखा हुआ, फिश जो है इंग्लिश में, जो कि यूनिक बन जाता है, एक बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट जो है वो दिखने में लगता है। लेकिन आपने एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं वो हिमंत बिस्वा शर्मा हैं, और साथ में गवर्नर जो हैं वो जगदीश मुखी हैं, और जगदीश मुखी को एडिशनल चार्ज दिया गया है नागालैंड का भी, ये भी आपने याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा दहिंग पटकाई नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, यहीं पे मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी मिल जाएगा, यहीं पे आपको दिब्रू साइकोवा बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, यहीं पे आपको नमेरी नेशनल पार्क मिल जाएगा, यहीं पे आपको औरांग नेशनल पार्क मिल जाएगा, यहीं पे आपको मिलेगा रायमोना नेशनल पार्क। तो मेरे ख्याल से 7 नेशनल पार्क्स हो गए, और 7 ही हैं यहाँ पे, 7 नेशनल पार्क्स हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है आजादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो कौन सी जगह पे। तो देखो इसमें याद रखने वाला है आजादी @75, क्योंकि 75 साल 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो हुई है, जो कि किसने इनॉग्रेट किया, नरेंद्र मोदी जी ने। कौन सी जगह पे की है, लखनऊ के अंदर, मतलब अगर आपको स्टेट पूछें तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो उन्होंने इसको लॉन्च किया है, लॉन्च नहीं कह सकते, बेसिकली आप कह सकते हो उद्घाटन किया है इसका, जिसमें 75 साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें 75,000 बेनिफिशरीज, जो 75,000 लोगों को बेनिफिट मिल रहा है किसका, प्रधानमंत्री आवास योजना का अर्बन के अंदर। तो वो इनको इन्होंने जो है वो चाबियां उसकी जो घर की हैं वो उन 75,000 लोगों को जो है वो दी हैं। और कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में, 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। देखो सब जगह पे 75 दिख रहा है आपको, मतलब क्लियर है कि 75 इंडिपेंडेंस ईयर जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 75,000 लोगों को 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो घर की चाबियां दी गई हैं अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर। इवन 75 अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है मोदी जी ने, 75 अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन किया है, एक आप कह सकते हो कॉलेज है जिसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ये खोला गया है जयपुर के अंदर, और इसका उद्घाटन भी मोदी जी ने किया है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आजादी @75 न्यू अर्बन इंडिया लखनऊ के अंदर जो है वो इसका उद्घाटन किया। एक तरह की एक्सपो भी है, मतलब आप कह सकते हो एक तरह का जो है वो मेला भी लगेगा, और साथ में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई है जो कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि एक पेमेंट और अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने बनाया है, ताकि कोई भी डील कल को डिफेंस साइन करता है तो उसकी पेमेंट जो है वो साथ ही साथ दे दी जाए। तो इससे पेमेंट सिस्टम जो है वो क्या होगा, डिफेंस का जो है वो अच्छा हो जाएगा। इसमें एक फायदा बहुत ज़्यादा होगा डिफेंस को, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब हम डिफेंस सेक्टर को सबसे ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में बहुत से जो इक्विपमेंट्स है वो बाहर से मंगवाते थे, अब हम उसको खुद ही बनाने लग गए हैं। जब खुद ही बनाने लग गए हैं तो इसका मतलब उसके लिए ज़रूरी है कि हम अलग अलग एग्रीमेंट करेंगे और उसके लिए पेमेंट देनी पड़ेगी। तो उस पेमेंट को जल्दी से जल्दी दिया जा सके, फास्ट तरीके से दिया जा सके, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म, जिसको नाम दिया गया है प्रबल प्लेटफॉर्म। और ये किसने बनाया है, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, ताकि जो हमारे देश के अंदर डिफेंस सप्लायर्स हैं जो कि अलग अलग इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, जैसे HAL बना रहा है, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बना रहा है, या भारत हैवीवेट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स बना रहा है, या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं। तो ये जो है वो अलग अलग डिफेंस यूनिट्स बना रही हैं, अलग अलग हथियार बना रही हैं, अलग अलग मशीनरी बना रही हैं, तो उनकी पेमेंट जो है वो इनको बिना किसी जो है वो डिले के मिल जाए, कोई भी इसमें गैप जो नहीं होगा। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस आपको पता है राजनाथ सिंह जी हैं, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, लखनऊ है। लखनऊ में अभी हमने क्या किया है, आजादी @75 फेस्टिवल, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। तो आप देख सकते हो प्रबल सिस्टम, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड पेमेंट और अकाउंटिंग सिस्टम है, ताकि पेमेंट जो है वो आसानी से की जा सके। नेक्स्ट आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अपनी एक स्कीम को कंटिन्यू करने के निर्देश दे दिए गए हैं, और वो स्कीम कौन सी है, कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। और ये कब तक चलेगी, ये चलेगी दोस्तों मार्च 2026 तक। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, 2026, और कब तक चलेगी, मार्च तक। और इस स्कीम जो है उसके अंदर टोटल पैसा जो है वो 160 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। और किस चीज़ के ऊपर खर्च किए जाएंगे, ताकि जो लोग लाइक आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बनाया जा सके, मतलब टेक्सटाइल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके,
टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा सके टेक्सटाइल से रिलेटेड, मार्केट सपोर्ट मिल सके, मतलब जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको मार्केट में लेके जाने के, उनके प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जा सकें। और ये आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा फायदा होगा हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स को, जो हाथ से बनाते हैं लोग चीज़ें, बुनते हैं, बनाते हैं, कारीगरी करते हैं, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को देते हैं वो अपनी चीज़ें, तो उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि स्कीम के अंदर ये सारी चीज़ें सरकार प्रोवाइड करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सरकार प्रोवाइड कर रही है, मार्केट एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ताकि इन लोगों को मार्केट के साथ जोड़ा जा सके, बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी दी जा सके, ताकि इनकी इनकम जो है वो बढ़ाई जा सके। तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। तो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोगों को फायदा होगा, और इस स्कीम को आगे बढ़ा दिया गया है मार्च 2026 तक। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल किसके अंडर आती है? पीयूष गोयल जी के पास आती है। और पीयूष गोयल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? महाराष्ट्र, राज्यसभा के मेंबर हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, टोटल खर्चा 160 करोड़ रुपए, और कब तक? मार्च 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। अगला आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप पिक्चर से कवर करोगे इसको, कि एक रेटिंग है जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम। मतलब अलग अलग तरह के पार्क्स बने हुए हैं, जैसे आपको पता है ना इंडस्ट्रियल पार्क बने हुए हैं, यूनिट्स आपने अपने शहर में देखो, आपको लगेगा कि एक इंडस्ट्रियल एरिया अलग से बना हुआ है, तो उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल पार्क। तो उस इंडस्ट्रियल पार्क्स को जो है वो रैंकिंग की गई है कि इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो कैसे हैं, अच्छे हैं तो लीडर कैटेगरी दे दी गई, अगर थोड़े से कम हैं तो आप कह सकते हो उनको अलग कैटेगरी में बांट दिया गया, आप कह सकते हो उनको कहते हैं हम चैलेंजर कैटेगरी, एक है एस्पिरर्स कैटेगरी, मतलब अभी जस्ट स्टार्ट ही हुए हैं। तो इस तरह से जो है वो हम क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं, और एक चैलेंजिंग बनेगा कि जो पार्क है या कोई इंडस्ट्री है वो सोचेगी यार हमने आगे बढ़ना है, हमने जो है वो लीडर कैटेगरी में जाना है। तो ये दूसरी रेटिंग है, 2.0 कहा गया इसको। क्या कहा गया? 2, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे समझते हैं, देखो ये है इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा दिखेगा। IPRS, क्या कहते हैं? IPRS ये 2.0 है, क्योंकि दूसरा वर्जन आपको पता है, पहला वर्जन जो है वो इसका लॉन्च किया गया था 2018 में, लेकिन वो डेमो था, मतलब पायलट बेसिस पे था, लेकिन इसलिए पहला जो मेन माना जाएगा वो इसी को माना जाएगा, लेकिन फिर भी हमने इसको 2.0 लिखा क्योंकि दूसरी बार सर्वे हो रहा है। और 41 इंडस्ट्रियल पार्क्स ऐसे हैं जिसको लीडर्स कैटेगरी में रखा गया है। और आपने याद रखना है कि इसमें जो 90 इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं उनको हमने चैलेंजर कैटेगरी के अंदर रखा है, और 185 जो है वो किसके अंदर रखा है? एस्पायरर्स कैटेगरी के अंदर रखा है, मतलब ये एस्पिरेंट्स हैं, अभी जस्ट स्टार्ट हुए हैं। लेकिन फिर भी आपने जस्ट ये 41 नंबर जो है वो याद रख लेना कि इनको जो है वो लीडर्स कैटेगरी में रखा हुआ है। और एक चीज़ इसमें सबसे अच्छी याद रखने वाली क्या है कि मैक्सिमम जो हैं वो महाराष्ट्र और राजस्थान से बिलोंग करते हैं। आप देख सकते हो कि 18 जो नेशनल पार्क्स हैं, जो ये इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और 17 जो हैं वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से, सेकंड नंबर पे राजस्थान से। इससे क्या होगा इस रेटिंग से कि जो इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस है, जो कंपटीशन की भावना उसमें आएगी, ताकि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सके, स्टेट भी जो है वो अपना मतलब जोर लगाएगी, उसमें पैसा डालेगी, और ऐसे और यूनिट्स जो है वो बनाने में जो है वो आगे बढ़ेंगे। और इस रिपोर्ट को 4 पिलर्स के बेसिस पे तैयार किया है, जिसके आगे 45 पैरामीटर्स है, मतलब 45 पैरामीटर्स पे इसको तैयार किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किसके अंडर आती है? पीयूष गोयल जी के अंडर आती है। अभी बता के हटाऊं कि राज्यसभा के मेंबर है कहां से? महाराष्ट्र से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लेस्कर फाउंडेशन ने अनाउंस किए हैं लेस्कर अवार्ड्स। तो याद रखने वाला क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक बार समझ लो कि क्या होता है। लेस्कर अवार्ड्स होते हैं, एक आधा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, लेकिन वो ये नहीं पूछेगा कि विनर कौन है, क्योंकि 6 बंदे आप यहाँ पे देख रहे हो, और ये यूएसए से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये जो है वो यूएसए का सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है बायोमेडिकल रिसर्च के अंदर। बायोमेडिकल रिसर्च के अंदर ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। इसको 1942 में स्टार्ट किया गया था। 2 बंदे, एक तो एल्बर्ट, एक जो है वो मैरी लेस्कर, उन्होंने अपनी एक फाउंडेशन बनाई और बायोमेडिकल रिसर्च के अंदर ये अवार्ड देना स्टार्ट किया। ये 3 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है। एक तो दिया जाता है बेसिक मेडिकल रिसर्च, एक दिया जाता है क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च, और एक दिया जाता है स्पेशल अचीवमेंट इन मेडिकल साइंस। और ये अवार्ड अमेरिका का मोस्ट प्रेस्टिजियस बायोमेडिकल रिसर्च अवार्ड है। उन लोगों को रिकॉग्नाइज करता है जो लोगों ने ह्यूमन डिजीज को खत्म करने में, उनको क्योर करने में, उसका ट्रीटमेंट करने में हेल्प की है किसी तरह से। सो जस्ट अवार्ड को याद रखना है, कई बार एग्जामिनर इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो बना लेता है, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दें यार। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आप लाइक के ऊपर प्रेस करोगे, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, अभी इसी वक्त जो है वो सब्सक्राइब के ऊपर भी प्रेस कर दो, और आप जो है वो अभी इसी वक्त जो है वो शेयर करोगे अपने एक फ्रेंड को, ताकि उसको भी बेनिफिट मिल सके। एक को कर दो यार, बहुत है, एक को भी कर दोगे बहुत है। हर बच्चा अगर एक एक को भी कर देगा तो आप देखो
कि कितने बच्चों को बेनिफिट मिल सकता है इसका। और टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसमें आपको पता लग जाता है कि वीडियो अपलोड होगी है और इस टाइम पीरियड पे आएगी। तो पहला क्वेश्चन है कि मनसुख मंडाविया जी जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने एक रिपोर्ट को रिलीज किया है जिसका नाम है वर्ल्ड चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ, जो कि रिपोर्ट किसके बेस पे बनी हुई है, वर्ल्ड चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ के ऊपर बनी हुई है। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है ये आपने मुझे बताना है। देखो रिलीज किसने किया, मनसुख मंडाविया ने। रिपोर्ट कोई बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की है, किसके ऊपर बनी है, बच्चों की मानसिक जो हेल्थ है उसके ऊपर बनी हुई है। और ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की जो रिपोर्ट है। और उन्होंने इसको रिपोर्ट को जो है वो बनाया है और मनसुख मंडाविया जी ने रिलीज किया। रिपोर्ट का नाम क्या है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021, मतलब उनकी मेंटल हेल्थ क्या है पूरे वर्ल्ड के अंदर बच्चों की, उसके ऊपर ये रिपोर्ट तैयार की। और बहुत ही हैरानीजनक तथ्य जो है वो सामने आए हैं कि पूरे वर्ल्ड में 13% से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो 10 से 19 साल के बीच में हैं कि जो किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, मतलब कोई ना कोई उनको स्ट्रेस है, किसी ना किसी तरह का डिप्रेशन है, तो इस तरह की जो उनको हो गया स्पेशली कोविड-19 के बाद। तो यार उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि 5% प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में है तो 95% उसको हमने ही कॉम्प्लिकेट किया हुआ है और वो 100% प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये वाला काम नहीं हमने करना, यही करना है बस। अगर आ गई है तो कोई बात नहीं, अगर समय वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, तो ख़त्म हो जानी है सारी चीज़ें। तो इसलिए कोई अपने दिमाग के ऊपर कोई लोड नहीं लेना। अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने बच्चे अगर वो स्ट्रेस में हैं कोई एग्ज़ाम ना क्लियर होने की वजह से, या कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ या तैयारी है फिर भी नहीं हो रहा, तो कोई स्ट्रेस नहीं लेना यार। बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, आपने पढ़ते रहो, अपना 100% दो, बस यही काम आपने करना है। और ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है, याद रखना है, इसमें मेंटल हेल्थ बच्चों के बारे में बताया गया है। और एक डाटा और सामने आया कि 45,800 बच्चे ऐसे हैं जो 10 से 19 साल की एज में जो सुसाइड कर लेते हैं। यार ये तो बिल्कुल भी नहीं करना आपने। 1-2 मिनट भी अगर आपके दिमाग, 1-2 सेकंड भी अगर आपके दिमाग में ख्याल आता है तो उसको भूल जाओ, ये काम हमने नहीं करना। लाइफ एक ही है, उसको अच्छी तरह से जो है वो जीना है, दूसरों की सेवा करनी है हमने। इस काम को अपने दिमाग में बांध लो, हमने सेवा करनी है दूसरों की, है ना। अगर अपनी लाइफ खत्म करने के बारे में सोच रहे हो तो दूसरों के बारे में सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मतलब ये उद्देश्य है इस क्वेश्चन को करने का कि आपको कुछ समझाया जा सके कि हमने इस कदम को तो उठाना ही नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं यार लाइफ में करने के लिए। तो यूनिसेफ जो है वो 11 दिसंबर 1946 में बनाया गया, और 11 दिसंबर को हम कौन सा दिन मनाते हैं, यूनिसेफ डे जो है वो मनाते हैं, याद रखना है। और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरीटा फॉर है, हेनरीटा फॉर। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, यूनिसेफ कर चुके हैं। हॉकी इंडिया ने यार विड्रॉ कर लिया कि वो कहते हैं 2022 में हम कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं खेलेंगे क्योंकि आपके क्वारंटीन रूल्स जो हैं वो बहुत ही सख्त हैं, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। ये इंडिया की एक चाल भी है और आप कह सकते हो इंडिया का एक जवाब भी है। दोनों चीज़ें, जवाब कैसे है, क्योंकि अभी जो है वो भुवनेश्वर में हमारा जो है वो मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है। मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है भुवनेश्वर उड़ीसा में। उसमें इंग्लैंड की टीम ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया कोविड-19 के कारण, तो इसलिए हमने भी मना कर दिया कि हम भी आपके यहाँ पे नहीं आएंगे। क्योंकि जो 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ पे हो रही है, यूनाइटेड किंगडम बर्मिंघम में हो रही हैं। तो अगर बर्मिंघम में हो रही हैं तो हमने भी ये कह दिया कि हम नहीं खेल रहे भाई, क्योंकि हमारा जो है वो कोविड-19 के जो कंसर्न्स है बहुत ज़्यादा हैं और आपके यहाँ पे तो कोविड है ही बहुत ज़्यादा, तो हम नहीं खेलेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर जो एक कारण है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो 2022 में एक तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही हैं, एक 2022 में एशियन गेम्स भी तो हो रही हैं। और ध्यान से सुनो, 2022 की जो बर्मिंघम गेम्स हैं उसका टाइम पीरियड क्या है, उसका टाइम पीरियड है 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक। और जो एशियन गेम्स स्टार्ट हो रही हैं वो 10 सितंबर को हो रही हैं। इसका मतलब टोटल गैप जो है वो सिर्फ 32 दिन का है, 32 डेज। तो हमने सोचा कि 32 दिन का गैप है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन से, एशियन गेम्स, क्योंकि उनकी तैयारियों के ऊपर हम ये टाइम लगाए। क्योंकि एशियन गेम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि 2024 ओलंपिक गेम्स जो होंगी पेरिस के अंदर, तो उसमें क्वालिफाई भी तो कर सकते हैं एशियन गेम्स के थ्रू, ये भी बेनिफिट मिल सकता है एशियन। इसलिए हमने एशियन गेम्स को प्रेफर किया कॉमनवेल्थ गेम्स की बजाय। तो इसको याद रखना है जो भी रीजन मैंने आपको बताए हैं। तो 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होनी है, ये होनी है बर्मिंघम में। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, बर्मिंघम 2022, इसका मतलब यूनाइटेड किंगडम में होनी है। और एशियन गेम्स कहाँ पे होनी है दोस्तों, ये होनी है चाइना की एक बहुत ही फेमस जगह है जिसको कहते हैं हैंगजो, HANGZHOU। तो यहाँ पे जो है वो ये गेम्स जो हैं वो होनी है। इस चीज़ को आपने क्या रखना है, याद रखना है बहुत ही अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। और हॉकी इंडिया के बारे में याद रखें, हॉकी इंडिया के जो आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंट है वो ज्ञान इंद्रो हैं, ज्ञान इंद्रो।
और 2022 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसका मोटो क्या है, गेम्स फॉर एवरीवन, गेम्स फॉर एवरीवन। और इसका जो मैस्केट है वो क्या है, पैरी मैस्केट। आप यहाँ पे ये देख रहे हो जो फोटो, ये पैरी का है, तो ये मैस्केट है, तो इससे याद रहेगा आपको। नेक्स्ट, वर्ल्ड वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे 1 अक्टूबर 2021 की, यार नेशनल लेवल पे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं 1 अक्टूबर को। हम ब्लड डोनेशन को फोकस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ब्लड डोनेट करें, उससे फ़ायदा होता है, उससे जो है वो जो लोगों को ब्लड की ज़रूरत है वो मिल जाता है, और आपका भी खुद का जो ब्लड है वो प्योरीफाई हो जाता है। तो मतलब आप नई डाइट लोगे, अच्छी डाइट लोगे बाद में, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ब्लड भी जो है वो साफ़ हो जाता है, और इसमें आपको नुकसान नहीं होगा, आपका ब्लड तो फिर से जो है पूरा हो जाना है, कुछ ही घंटों के अंदर पूरा हो जाता है। इवन आप कह सकते हो कुछ ही दिनों के अंदर तो आप भरपूर मात्रा में जो है वो आपके अंदर ब्लड जो है दोबारा से जमा हो जाता है। और इसका थीम क्या रखा हुआ है, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। मतलब जो दुनिया है उसकी धड़कन जो है वो धड़कने दो, अगर आप ब्लड दोगे तो इसका मतलब पूरा वर्ल्ड जो है वो चलता रहेगा। ये थीम जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें पहला पॉइंट है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कुछ रूल्स जो हैं वो सेटअप किए हैं, किसके लिए, जो है हमारे पास रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, कि अगर आप पुराना व्हीकल स्क्रैप करते हो तो उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो नहीं लगेंगे इतने साल तक, उसमें आपको जो है वो रोड टैक्स भी जो है वो माफ़ किया जाएगा। तो ये अलग अलग तरह के रूल जो हैं वो दिए गए हैं। और आपको पता होना चाहिए ये स्क्रैपिंग फैसिलिटी जो पॉलिसी है ये मोदी जी ने लॉन्च की थी अगस्त 2021 में, कि पुराना व्हीकल जो है वो स्क्रैप करो, नए व्हीकल्स के ऊपर आपको बहुत से बेनिफिट जो है वो हम देंगे। नेक्स्ट, क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द सबॉर्डिनेट डेट, वो 3 मार्च तक एक्सटेंड कर दी है। ये पहले 30 सितंबर में खत्म होने वाली थी 2021 में, अब ऑलमोस्ट इसको 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। और ये जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनके कहने पे ये किया गया है। और फ़ायदा क्या है इस स्कीम का, कि जो सरकार है वो अलग अलग लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को कह के जो है वो एमएसएमईज को लोन दिला देती है, और उनको फ़ायदा हो जाता है। और ये स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई थी जून 2020 में, कोविड के कारण चलते हुए जो है वो उनको स्टार्ट किया गया था। सेंटर ने 1 लाख करोड़ रुपए के ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अप्रूव कर दिए हैं। तो 2014 में हमने एक पॉलिसी बनाई थी जिसको नाम दिया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी, की जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमने उसको ऊपर डेवलपमेंट का काम करना है, तो उसके तहत ही ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं, और 2025 तक जो है वो बन के तैयार हो जाएंगे। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको पता है टोटल 8 स्टेट्स आती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, M3A2NTS, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, असम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। नेक्स्ट है रारी। रारी जो है वो एक रीजनल इंस्टीट्यूशन है जिसको हम कहते हैं रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने एक MOU साइन किया है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ, ताकि दोनों मिलकर रिसर्च कर सके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी सिक्किम में स्थित है और ये भी सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी है, तो ये सिक्किम के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो है वो बढ़ चुकी है 5.8% तक जो है पहले क्वार्टर में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल 2021 से लेके जून 2021 के डाटा की, जिसमें 5.8% ग्रोथ हुई है। आरबीआई का एक डाटा है, क्योंकि आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है क्वार्टरली बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स, और इसमें ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हुई है। क्योंकि इससे पहले अगर आप Q4 देखोगे, लाइक जनवरी 2021 से लेके मार्च 2021 का, मतलब Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, तो उसमें जो है वो सिर्फ 5.1% ग्रोथ हुई थी, तो अब बड़ी है 5.8%। आप कह सकते हो कोविड की रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं बहुत ही कम हो गई है। नेक्स्ट, एक गेको स्पीशीज जो है वो जैकी चैन के नाम से रख दिया, सिर्फ इतना याद रखना है, छिपकली की तरह ये होती है गेको, तो मतलब उसका नाम जो है वो जैकी चैन के नाम पे रखा गया, क्योंकि बहुत ही तेज जो है वो ये मूव करती है, इसीलिए जैकी चैन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी ज़्यादा, और इस गेको, इस जो छिपकली है उसकी भी जो है वो आप कह सकते हो कि जो मूवमेंट है बहुत फास्ट है, और ये वेस्टर्न घाट्स में मिली है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 6 अक्टूबर 2021 का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी सेटअप की थी श्री N नरसिम्हा के चेयरमैनशिप के अंदर, ताकि बैंकिंग सिस्टम को अच्छा किया जा सके। वो कब जो है वो बनाई गई थी, ये कमेटी जो है वो बनाई गई थी दिसंबर 1997 में, और इन्होंने अप्रैल 1998 में अपनी रिपोर्ट को क्या किया था, सबमिट किया था। और इस कमेटी के अंदर स्पेशली काफ़ी रिकमेंडेशन सरकार ने एक्सेप्ट की थी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए और बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत करने के लिए। याद रखना है 1997 में इसको बनाया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या कहता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का इंडिया मेंबर कब बना है। तो ये आपने बताना है, IMF की बात कर रहा हूं मैं, तो कब बना है फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दे। लेकिन सारे बच्चे जो अभी वीडियो को देख रहे हैं अभी लाइक कर दो,
अभी शेयर कर दो, जिन्होंने नहीं किया अपने एक फ्रेंड को शेयर करो अभी के अभी। सब्सक्राइब करें, नीचे आपको बटन दिख रहा है, अभी प्रेस कर लें इसको, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी ऑन टाइम मिल सके। और इस बेल बटन को प्रेस कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलती रहे कि कब वीडियो अपलोड हो रहा है और कितने बजे उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। कई बार लेट हो जाता है तो आपको पता लग जाता है। और ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से जो है वो वीडियोस को देखते रहो और हमेशा खुश रहें। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको मेंटल हेल्थ वाले क्वेश्चन के ऊपर कि किस तरह से आपने जो है अपने आप को मजबूत करना है, और इसी तरह से स्माइल करते रहें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।